गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम बात करते हैं चार्टर एक्ट 1813 की। का आज्ञापत्र। इसको शॉर्ट में चार्टर एक्ट 1813 के नाम से जाना जाता है। चार्टर एक्ट 1813। ये चार्टर एक्ट 1813 है क्या? देखिए, जो जैसे 1791 तक तो जो तमाम उच्च शिक्षा के लिए विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई, तो इसमें 1791 में बनारस संस्कृत कॉलेज की स्थापना हुई। उसके बाद फिर 1793 में कंपनी के आज्ञा पत्र को फिर से रिन्यूअल करने के लिए, जैसे कंपनी का आज्ञा पत्र ब्रिटिश पार्लियामेंट में हर 20 वर्ष के बाद रिन्यूअल होता था, तो वो टाइमिंग जब आई 1793 में, 1793 में फिर से कंपनी का आज्ञा पत्र रिन्यूअल होने के लिए ब्रिटिश पार्लियामेंट में भेजने की तैयारी हो रही थी। तो इसमें एक आंदोलन चल रहा था, जैसे आपने नाम सुना उनका, चार्ल्स ग्रांट का, कि भारत में आधुनिक शिक्षा लाने का श्रेय हम चार्ल्स ग्रांट को देते हैं। तो उस समय पार्लियामेंट में मिशनरियों के, यूरोपीय मिशनरियों के बीच ये विवाद चल रहा था, एक आंदोलन चल रहा था कि भारत में शिक्षा की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, शिक्षा की दायित्व किसको दिया जाए। तो इसमें रॉबर्ट विल्बरफोर्स और चार्ल्स ग्रांट, ये दोनों के नेतृत्व में एक आंदोलन चल रहा था, और इस आंदोलन में इन्होंने कहा कि एक धारा और ऐड किया जाए, और इस धारा के तहत भारत में ईसाई मिशनरियों के ऊपर शिक्षा की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाए, जिससे कि भारत में शिक्षा व्यवस्था सुचारू रूप से चले और ईसाई धर्म का भी प्रचार प्रसार हो। बट यहाँ पर उस 1793 के टाइमिंग में वो आज्ञा पत्र पारित नहीं हो पाया। फिर 1793 के बाद फिर 20 वर्ष बाद, यानी कि 1813 में दोबारा से फिर 20 वर्ष बाद वो टाइमिंग आई कि कंपनी का आज्ञा पत्र ब्रिटिश पार्लियामेंट में रिन्यूअल कराना है। यानी कि जैसे वैलिडिटी होती है कि उसकी वैधता को बढ़ाना है, उसी तरीके से आज्ञा पत्र था, उसको रिन्यूअल कराने के लिए हर 20 वर्ष का टाइमिंग था। तो 1813 में फिर से वो टाइमिंग आ गई कि आज्ञा पत्र को रिन्यूअल कराना है। तो उसमें जैसे जो इनके द्वारा आंदोलन चलाया गया था, रॉबर्ट विल्बरफोर्स और चार्ल्स ग्रांट के द्वारा, तो ये आंदोलन जारी था। तो उसमें इस बात को रखा गया कि हाँ, यहाँ पर जो शिक्षा की व्यवस्था है वो कौन संभाले, कौन इसके किसका जवाबदेही हो शिक्षा के लिए, यहाँ पर कौन इसकी व्यवस्था करे। तो यहाँ पर एक धारा 1813 में एक धारा जोड़ी गई, धारा 43। इस धारा 43 के तहत 3 बातें रखी गई। एक, कि जो यूरोपीय कंपनियां हैं वो भारत में आ सकती हैं और भारत में अपना आकर ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार कर सकती हैं। और दूसरी बात, कि जितने भी कंपनी शासित क्षेत्र हैं वहां पर शिक्षा की रिस्पॉन्सिबिलिटी कंपनी की होगी, यानी कि मिशनरियों की होगी। और तीसरी बात, कि 1 लाख की धनराशि दी जाएगी, और उस 1 लाख की धनराशि को भारतीय साहित्य, भारतीय विद्वान और यहाँ पर विज्ञान के रख रखाव संरक्षण के लिए खर्च किए जाएंगे। तो ये 3 बातें उसमें ऐड की गई। 1813 के आज्ञा पत्र में ये 3 बातें ऐड की गई कि कोई भी यूरोपीय कंपनी भारत में आ सकती है और ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार कर सकती है। और अगली बात,
कि कंपनी शासित जो क्षेत्र हैं वहां पर शिक्षा की रिस्पॉन्सिबिलिटी कंपनी की होगी। और तीसरी बात कि 1 लाख की धनराशि ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा दिया जाएगा और उस 1 लाख की धनराशि को यहाँ की साहित्य विज्ञान के संरक्षण रख रखाव के लिए भारतीय विद्वानों पर और यहाँ की पुस्तकों पर खर्च किए जाएंगे। तो ये 3 बातें आई। जब भी चार्टर एक्ट 1813 की बात आए तो वहां पर आपको इन 3 बातों को दिखाना है कि आखिर चार्टर एक्ट 1813 में किनको बहस किस पर था, विवाद किस पर था। तो इसमें एक धारा 43 जोड़ा गया, उसमें 3 बातें ऐड की गई। ठीक, उसके बाद हम बात करते हैं कि यहाँ पर जैसे इन्होंने बता दिया कि यूरोपीय कंपनियां यहाँ पर आ सकती है, अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकती है, या शिक्षा की जिम्मेदारी कमिश्नरियों की होगी, ये 1 लाख रुपए की धनराशि मिलेगी। बट यहाँ पर इसका कोई एक निश्चित जो निष्कर्ष था वो निकलकर सामने नहीं आया कि यहाँ का शिक्षा का स्वरूप क्या होगा, उसकी लैंग्वेज क्या होगी, और जो 1 लाख के रुपए खर्च किए जाएंगे वो किस पर किए जाएंगे, भारतीय साहित्य पर या ब्रिटिश साहित्य पर। तो इस पर एक विवाद उत्पन्न हुआ, इसमें 2 दल उत्पन्न हो गए और एक विवाद का रूप धारण कर दिया। यही 2 दल आगे चलकर प्राच्यवादी और पाश्चात्यवादी 2 गुटों में डिवाइड हो गए। तो यहाँ पर 1813 के आज्ञा पत्र का ये जो धारा 43 था, ये बहुत ही एक पेचीदा रूप ले लिया और इसके 2 गुट बन गए, प्राच्यवादी और पाश्चात्यवादी। और दोनों में ही दोनों वर्ग का अपना अपना लॉजिक था जो यहाँ पर इन्होंने रखा। और इस धारा 43 का विवाद, चार्टर एक्ट 1813 के तहत धारा 43 का विवाद चलता रहा, सुलझा नहीं। और इसको सुलझाने के लिए 10 जून 1834 को 10 जून 1834 लॉर्ड मैकाले को बुलाया गया। लॉर्ड मैकाले कौन था? लॉर्ड मैकाले काउंसिल का कानूनी सलाहकार था, जो भारत में जिसको अंग्रेजी साहित्य का बहुत ही अच्छा ज्ञान था, और भारत में ये धारा 43 की व्याख्या के लिए बुलाया गया। तो यहाँ पर अनुच्छेद जो 43 है उसकी व्याख्या लॉर्ड मैकाले ने जो की है बहुत ही स्मार्ट तरीके से किया है। उसको मतलब उसने अपना जो उसका अपना लॉजिक था उसने पूरा किया और यहाँ के लोगों को कुछ पता भी नहीं चला और उसने उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया। भले ही उसने केवल अपने हित को रखा, भारतीयों के हित को नहीं रखा। तो मैकाले ने सर्वप्रथम 1813 का जो आज्ञापत्र था उसका विधिवत अध्ययन किया और अध्ययन करने के बाद उसने कंपनी के जो प्राच्यवादी और पाश्चात्यवादी जो दल थे और इनके साथ बैठकर अपना एक बैठक आप कह सकते हैं, बैठक किया और 2 फरवरी 1835 को अपना विवरण पत्र गवर्नर जनरल के सामने पेश किया और उसके साथ ही उसने धारा 43 के संबंध में ठोस सुझाव दिए। जैसे इस आज्ञा पत्र के 3 ही मुद्दे थे कि जो आवंटित धनराशि है उसका व्यय कैसे हो, साहित्य शब्द में किसको जोड़ा जाए और भारतीय विद्वान की सीमा में कौन से विद्वान आते हैं। तो इसकी व्याख्या लॉर्ड मैकाले ने धारा 43 की व्याख्या जो की, इसमें धनराशि के व्यय के लिए उसने कहा, मैकाले ने स्पष्ट किया कि धनराशि के व्यय के संबंध में कंपनी पूरी तरीके से स्वतंत्र है, उसके ऊपर किसी भी तरीके का दबाव नहीं है, बंधन नहीं है। वो उस धनराशि को शिक्षा के किसी भी मद पर खर्च कर सकती है। और अगली बात कि साहित्य शब्द की व्याख्या में उसने क्या कहा कि साहित्य शब्द में केवल भारतीय साहित्य ही नहीं है, संस्कृत और अरबी साहित्य ही नहीं है, बल्कि उसमें पाश्चात्य यानी कि अंग्रेजी साहित्य को भी रखा जाएगा। और विद्वान के संबंध में उसने कहा कि भारतीय विद्वान की सीमा में केवल भारतीय भाषाओं के विद्वान ही नहीं है, बल्कि उसमें जो लाक के दर्शन है और जो मिल्टन की कविताएं हैं, जो विद्वान इनको जानता है, इनको भी रखा जाएगा। तो अक्सर क्वेश्चन आता है कि चार्टर एक्ट 1813 से आप क्या समझते हैं। तो चार्टर एक्ट 1813 का सीधा सा मतलब है कि जब कंपनी का आज्ञापत्र 20 वर्ष के बाद रिन्यूअल होने की बात आई
तो 1793 के बाद सीधे 1813 में फिर से दोबारा से वो आज्ञा पत्र ब्रिटिश पार्लियामेंट में पेश किया गया। और उस आज्ञा पत्र में जो विवाद पहले से चल रहा था, जो बातें या जो आंदोलन पहले से चल रही थी कि यहाँ पर शिक्षा की जिम्मेदारी किसकी है, तो उसको जो चार्ल्स ग्रांड थे वो आंदोलन जारी रखा। और फिर 1813 में उसमें एक धारा 43 ऐड करके उस जो आंदोलन के तहत जो बातें थी उसको पारित करवाया। और उस जो धारा 43 है उसमें 3 बातें ही बताई गई कि कोई भी यूरोपीय कंपनी भारत में आए और ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करे, इससे उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगली बात, लेकिन जहां पर कंपनी शासित क्षेत्र है वहां पर शिक्षा की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी कंपनी की होगी। और तीसरी बात कि 1 लाख की धनराशि दी जाएगी, 1 लाख की धनराशि को भारतीय साहित्य, भारतीय विद्वान और विज्ञान के रख रखाव के लिए खर्च किए जाएंगे। और उसके बाद आ जाता है मैकाले का विवरण पर, जिस पर हम आगे बातें करते हैं। थैंक्स।